लोकमंच वक्तालाई में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हिंगना तहसील के डिगडो इलाके में। मुद्दा वही है, केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि बिल। हालांकि पिछले कई दिनों से लोकमंच वक्तालाई केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि बिल के बारे में आम लोगों के, जिसमें समाज सेवी, कृषि क्षेत्र से जुड़े कुछ लोग, उनकी राय जानना चाह रहा है। चूँकि 2 माह का अरसा गुजर चुका है, देश के किसानों और केंद्र सरकार के बीच एक गतिरोध बना है इस बिल को लेकर। बिल के अनुसार अब किसानों की खेती और जनता की रोटी इन्हीं 3 कृषि बिलों से नियंत्रित की जाएंगी। हालांकि इसमें अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, लेकिन केंद्र सरकार का यही कहना है कि किसानों की खेती में आने वाली तमाम परेशानियों की ये 3 कृषि बिल रामबाण दवा है। लेकिन किसानों का मत है कि ये कृषि बिल देसी विदेशी कंपनियों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से सरकार ने पारित किया है, जो कि मुनाफाखोर और जमाखोर कंपनियां किसानों को निचोड़कर अपनी तिजोरियां भरेंगी। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि किसान की खेती से एक गरीब की थाली तक पहुंचने वाले भोजन की जंजीर की तमाम कड़ियां अब थैलीसाओं के कब्जों में आएंगी। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त कृषि क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले और सहकार जगत में भी अच्छी खासी दखल रखने वाले ललित राव जी देशमुख साहब, लोकमंच वक्तालाई में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से देश में देश के अन्नदाताओं और केंद्र सरकार के बीच तनातनी का माहौल बरपा है। हालांकि किसान संगठनों और सरकार के नुमाइंदों के बीच 12 दौर की चर्चाएं हो चुकी है, लेकिन तमाम की तमाम बेनतीजा साबित हुई। आप इन तीनों बिल के बारे में, ये किसानों के हित में है या जैसे किसान संगठन और कृषि क्षेत्र के जानकार कह रहे हैं कि ये किसानों के अहित में बिल पास करी है सरकार ने, जो कि कारपोरेट जगत को सीधा लाभ पहुंचाने की दृष्टि से, तो आपकी क्या राय इस बारे में? अभी अपने देश में अपना जो भारत देश है वो कृषि प्रधान करके बोला जाता है और है। अपने भारत देश में कम से कम 70% जो जनसंख्या है वो कृषि क्षेत्र से निगडित है। कृषि क्षेत्र से निगडित है और ये कृषि जो है, कृषि है, ये जो विषय है ये कोई आज का नहीं है। जब से स्वातंत्र पूर्व में भी खेती करते थे, तब लोक संख्या कम थी। जब अपना भारत देश, अपनी भारत माँ स्वतंत्र हो गई, अंग्रेज चले गए, अंग्रेज़ों ने कुछ अपने सिखाया, उस वक्त जनसंख्या और ज़्यादा थी। उसी वक्त भी लोग खेती करके अपना और दूसरों का, पूरे देश का पेट भरते थे। यानी ये देश के ऊपर एक प्रकार का खेती करने वाले जो लोग हैं उसको किसान बोलते हैं, और वो किसान का बहुत महत्वपूर्ण, हमारे भारत देश के अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। खेती करने वालों ने अभी तक ये नहीं देखा था कि भाई हमारा फायदा क्या है। वो सिर्फ खेती करते थे। जब पशु पक्षी आते थे तो वो भी अपना हिस्सा लेके जाते थे। उसके विषय में भी वो कुछ नहीं करते थे, ना उनको मारते थे, ना उनको आज की तरह कोई विष देते थे, ना कोई कुंपन रखते थे, ना कोई इलेक्ट्रिक का तार बांधते थे। तब भी वो अपना और देश का पेट वो भरते थे।
लेकिन उसके बाद में देश में विज्ञान की क्रांति आई। विज्ञान के क्रांति आने के बाद में उद्योजक लाए गए। पहले भी कोई उद्योगपति थे, जैसे जमशेदजी टाटा जो है अपने भारत इंडिया के फर्स्ट नंबर के उद्योगपति है। उन्होंने भी अपनी भारत देश की सेवा की, उद्योगपतियों ने भी की। ऐसा नहीं है कि कृषि वाले ही सेवा करते थे, ऐसा नहीं है। उद्योगपतियों ने भी स्वतंत्र पूर्व काल में भी और स्वतंत्र के बाद में भी उद्योगपतियों का एक अच्छा सा अपने देश को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा सहयोग है, योगदान रहा। अभी ये दोनों जन है, एक है खेती करने वाले किसान और दूसरे है उद्योगपति, और तीसरा इनको दोनों को मदद करने वाला, दोनों को गाइड देने लेने वाला वो है सरकार। तो सरकार हो किसी की भी हो, कौन से भी पक्ष की भी सरकार हो, लेकिन उन्होंने अपने देश हित के लिए कार्य करना चाहिए। अभी देश हित के कार्य करने के समय फिर उनके लिए अगर कुछ करना है तो जो कम है, जो कमी है, तो कमी भरने के लिए फिर वो क्या करते हैं, वो कायदे निर्माण करते हैं। और कायदे अपने विधानसभा बोले, राज्यसभा बोले या अपना केंद्र सरकार बोले, तो वहाँ वो सैंक्शन करते, कायदे बनाते और कायदे के हिसाब से अपना देश चलता है। उस वक्त जमशेदजी टाटा ने भी अपने किसान के लिए भी बहुत सारा उनके मन में था का कुछ काम करना। जो पहाड़ियाँ थी, उस पहाड़ियों के किसान को देखकर उनके मन में थोड़ा सा शक था, तब दुख होता था उनको कि भाई हमारे ये पहाड़ी में काम करने वाले जो किसान हैं उनको तो कोई रोजी रोटी है ही नहीं, क्योंकि पानी की समस्या थी और इतने ऊंचे ऊपर जाके कोई खेती करता नहीं था। सिर्फ अपना जो भी है घर का अपना पशुधन लेके वो चराता था, ज़मीन उनकी थी। तो जमशेदजी टाटा ने भी बाहर से, फ्रांस से बोले, वो चीन से बोले या कोई से, वहाँ से उन्होंने ट्रेनर बुलाए थे कि भाई यहाँ चाय के बगीचे अच्छे होंगे आसाम में, या कोई अपने पाँचगनी में, वहाँ ट्राई किया उन्होंने। वहाँ के किसानों को उन्होंने ट्रेनिंग दिया कि भाई तुम चाय की खेती करो और मुझे तुम चाय दे दो, मैं वो बेचूंगा। टाटा चाय आपको तो मालूम है सभी को, फर्स्ट क्लास ने अच्छा ब्रांड था। तो ब्रांडिंग करने की इसमें उन्होंने ट्रेनिंग भी दी। लेकिन हमारे जो कृषि जो लोग थे, खेती करने वाले पारंपरिक, उनको कुछ वो जमा नहीं। उसके बाद में टाटा ने फिर वो अपना वो छोड़ दिया कि भाई, यानी उस प्रकार का उस वक्त भी उद्योगपतियों ने कृषि शेतकरी लोगों के लिए, है ना, खेती करने वाले लोगों के लिए उनके मन में भी था क्या कुछ ना कुछ करना। तो उसका एक छोटा सा उदाहरण है भी ये जमशेदजी टाटा का। वैसा बहुत सारे उद्योगपतियों ने किया, ट्राई किया। वो तो उस वक्त इतने कायदे वगैरह नहीं थे, लेकिन उसके बाद में जैसी जैसी विज्ञान की क्रांति आई, विज्ञान की क्रांति के बाद में जब कृषि क्रांति का जब हवा आ गई कि नहीं भाई अपनी कृषि जो है उपज है, क्योंकि क्या हो गया था, अपनी जनसंख्या बढ़ रही थी और जनसंख्या बढ़ने के बाद में फिर खाने को भी ज़्यादा चाहिए पूरे देश को। तो वो कौन पैदा करेंगे? वो तो उद्योगपति पैदा नहीं करेंगे, तो वो हमारा किसान भाई पैदा कर सकता है। नहीं, कहने का मतलब यह है, मेरा सीधा सा सवाल है कि जो सरकार ने जो 3 कानून जो पारित किए हैं कृषि क्षेत्र को लेकर, तो ये किसानों के हित में है, क्योंकि किसान ये कह रहा है कि ये सीधा कंपनियों को, देसी विदेशी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए ये एक षड्यंत्र रचा गया है। तो आप इसमें क्या कह रहे हैं कि यानी ये किसानों के हित में है कि कंपनी के हित में, ये बताइए आप। वही बोलता हूँ। और एक कायदे पारित करना चाहते, फिर कायदे करने के बाद में जब कायदे विधानसभा, राज्यसभा या केंद्र में जब ये कायदे बनते हैं, तब उन्होंने किसान बोले, जो भी है लोग हैं, विरोधी पार्टी के लोग हैं या कोई तज्ञ भी है, विरोधी पार्टी तो है ही, तज्ञ लोग जो है, ये कृषि में तज्ञ है, उनके साथ में चर्चा करने के बाद में वो चर्चा सभी के सामने रखनी चाहिए। ठीक है, आपने बोला कि चर्चा करनी चाहिए, लेकिन इस वक्त जो कानून जो पारित किया है केंद्र सरकार ने, इसमें राज्यों के कृषि मंत्रियों को कोई दखल नहीं है।
कोई दखल नहीं है। इनको अछूता रखा गया है इस कानून के पारित होने तक। तो आपका कहना क्या है कि ये कानून जो है ये बराबर ठीक ढंग से पारित ही नहीं हुआ है, ये किसानों के विरोध में जा रहा है, उनकी मंशा के विरोध में जा रहा है, खेती किसानी के विरोध में जा रहा है, या तो फिर इनके हित में जा रहा है? ये जो कानून, तीनों कानून जो पास किए हुए हैं, तो ये कानून कुछ अच्छे भी है, पूरे तीनों के तूने खराब नहीं है। सिर्फ एक कानून ऐसा गलत लगता है उनको कि भाई हमने जो है हमारा जो हमारे अभी तक हमारे जो माल को न्यूनतम जो कीमत मिलती थी, है ना, कृषि मूल्य आयोग केंद्र का, वो ठहरता है कि भाई अभी जैसा अभी कपास हो गई या सोयाबीन हो गया या मूंगफली हो गई या तेल हो गया, जो भी चीज़ें थी वो चीज़ों का मूल्य सरकार गवर्नमेंट कृषि जो खेती करते थे उनको बांध दिए देता था कि भाई हम 3,000 से या 2,500 से हम खरीद लेंगे, फिर कुछ भी हो जाए। तो उससे कैसा है, उसको राहत मिलती थी कि नहीं भाई कुछ ना कुछ भी नहीं होगा तो मुझे 2700 रुपये तो मिलना है। यानी आपका ये कहने का मतलब है कि जो कृषि उपज है उस पर एमएसपी कानून बनना चाहिए, एमएसपी का कानून बनना चाहिए, आप इस हित में हैं। लेकिन सरकार ये भी कह रही है कि जो कृषि उपज जो है जो मंडियों तक पहुंचती थी, एपीएमसी तक पहुंचती थी, उसमें जो भी बिचौलिए थे, जो भी अड़तियाँ थे, उनकी इसमें दुकानदारी खत्म हो जाएगी। लेकिन कुछ कृषि जानकार ये भी बोलते हैं कि यानी अगर से कोई ये है कृषि उपज अगर जो मंडियों तक पहुंचती थी, एपीएमसी तक जब पहुंचती थी, तो उसमें आड़तियों का एक बहुत बड़ा रोल रहता था किसानों को लाभ पहुंचाने तक। कुछ का ये भी कहना है कि अब तक के किसानों की ये जो दशा आई है एपीएमसी रहने के बावजूद भी, तो ये सरकारी महकमे में बैठे कुछ भ्रष्ट रूपी अधिकारी और कर्मचारी की गलत नीति से हुआ है। तो आपका कहना क्या है कि यानी ये जो सरकार ने जो है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको एमएसपी बोला जाता है, इस पे कानून बनाना चाहिए? देखो, अगर 1 कोटी शेतकरी या कृषि धारक अभी धरना पे बैठे, वो बहुत बड़ी तादाद पे है और रात दिन वहाँ बैठे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकार का मंशा ऐसी कि हमने जो बिल बनाया है वो हित में बनाया है, इससे कोई अहित होने वाला नहीं है और नहीं होगा। लेकिन कैसा है, हमारा जो देश है ये लोकशाही है, तो लोकशाही में कैसे सभी के साथ में आपने चर्चा करके फिर अगर उसको मान्यता मिलती तो करो। मेरा कहना कभी भी ठीक है, लेकिन मैं अकेला का जो कहना है या अकेला जो है वो मैं किसी के ऊपर थोप नहीं सकता हूँ। इसीलिए आपको साथ में लेकर उसकी चर्चा करने के बाद में हाँ बोलेंगे तो यह काम करना है, उसको बोलते हैं लोकशाही। लेकिन क्या होगा, कोविड के इसमें ना किसी से चर्चा हो गई, ना किसी से उसके ऊपर कुछ चर्चा हो गई या कुछ पूछा गया किसी से कि भाई ये ऐसा ऐसा हमको करना है, तो ये सही रहेगा कि गलत रहेगा। तो सर यानी किसान संगठनों को और किसानों को यही तो कहना है ना, जो कानून में जो सेक्शन 15 जो है उसमें सभी पावर जो है एक एसडीएम को दे दिया जाएगा। अगर से सेक्शन 13 के अनुसार जो कृषि उपज जो खरीदता है, कोई भी कंपनी या XYZ कोई भी खरीदता है, या राज्य सरकार या केंद्र सरकार का आदमी हो या कोई भी खरीदता है, तो उस पर सरकारी नियंत्रण रहेगा। वो अगर उसके साथ कोई अगर ठगी का शिकार होता है, वो अगर वो किसान या उसको यानी ठगी का कोई शिकार बनाता है, तो वो अदालत में भी नहीं पहुंच सकता। मेन मुद्दा यही आ रहा है कि सरकार ने सेक्शन 13 और 15 में जो यानी अभिव्यक्ति की जो आज़ादी जो बोला जाता है आर्टिकल 19 में जो दिया है, उसकी खिलाफवर्जी हुई। देखो, हमने भारत ने खुली अर्थव्यवस्था भी अपनाई है, वैसा कृषि के ऊपर भी सभी ने ये खुली अर्थव्यवस्था या खुली कृषि धोरण ये भी अपनाना चाहिए। लेकिन कृषि जो है, शेतकरी जो है, खेती करने वाले जो है, उनको ऐसा लगता है कि भाई हमको अभी तक वो कृषि मूल्य मिलता था, है ना, न्यूनतम जो कृषि मूल्य मिलता था, लेकिन हमने अगर उपज बढ़ाई और ये उद्योगपतियों ने बोला कि नहीं भाई हम इसको 2000 में नहीं, हम 1000 में लेंगे, और सभी उद्योगपतियों ने ठहर लिया कि नहीं ये भाव यही करना है,
तो फिर कृषि करने वाले तकलीफ में आ जाएंगे। मेरा सीधा सीधा सवाल है एक लाइन का कि ये समझ जाइए कि एपीएमसी जो है उसको बहाल रखना चाहिए क्या? आप उसके पक्ष में? नहीं, एपीएमसी को बाहर नहीं रखना चाहिए, वो भी रहना चाहिए, एपीएमसी भी रहनी चाहिए। तो गवर्नमेंट बोलेंगी कि भाई हम आप इतना भाव देते हैं, अगर खेती करने वालों को लगता है कि नहीं मुझे अगर बाहर अच्छा भाव मिल रहा है ना, मुझे अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, तो बाहर वो बेच डालेगा उद्योगपतियों को। लेकिन ये एपीएमसी का जो नियम है वो वैसा ही रहना चाहिए, क्योंकि एक प्रकार का खेती, अभी बड़े खेती वाले छोटे खेती वाले भी है, तो उनको लगता है कि नहीं भाई हमारे पीछे गवर्नमेंट है, नहीं कुछ तो किसी ने ठगाने की भी कोशिश की तो नहीं हमारे पीछे गवर्नमेंट खड़ी है कि ये जो है कम से कम भाव वो हमको देंगी और हम हमारा कम से कम जो लगा हुआ लागत है वो तो निकल जाएंगी। वो एक उनको आधार रहेगा। चलो एक आखिरी सवाल मेरा यह है कि अब जो किसानों के बीच में अभी सरकार ने ये बोल दी है, भी अखबारों में भी आया है कि यानी अब किसानों से इस पर्पस से कोई बातें नहीं होंगी, इस मौजू पे इस मुद्दे पे कोई बातें नहीं होंगी। तो आखिर में किसान जो बैठे बेचारे, जो अपने घरदार छोड़ के सड़कों पे बैठे, इतनी भीषण ठंड में बैठे हैं, पूरे परिवार को छोड़ के बैठे हैं, तो अब इसका समाधान कैसे निकला है? नहीं, उसका समाधान मतलब कैसा है, गवर्नमेंट ने ये बोलना चाहिए। मैं तो कुछ इतना तज्ञ व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री से मैं बात करूँ या उनको समझाऊँ, लेकिन मैं किसान की बात तो मैं समझ सकता हूँ और किसान की बात मैं इस देश में खुलेआम मैं बोल सकता हूँ, उनकी मन की बात। तो ये थे मेरे साथ ललित राव जी देशमुख, जो सहकार जगत से भी जुड़े हैं और कृषि क्षेत्र से भी ताल्लुक़ रखते हैं। कृषि क्षेत्र से इनका केसी और कितानी से गहरा रिश्ता रहा है। इनका ये कहना है कि सरकार का नियंत्रण होना चाहिए और इनका ये भी कहना है कि ये जो कानून जो बनाया गया है इसमें कृषि विशेषज्ञ, कृषि तज्ञों और किसान संगठनों को भी सम्मिलित करके ये कानून बनाना चाहिए था। राज्य सरकार की भी इसमें राय लेना चाहिए था। इनका ये भी कहना है कि आज़ादी के बाद भी और आज़ादी के पूर्व भी इस देश में उद्योगपतियों ने, जैसा उन्होंने मिसाल दिया है एग्जाम्पल के तौर पे टाटा का, तो उनका भी खेती में, कृषि में और खेती को बढ़ावा देने में काफ़ी योगदान दिया है। गोया के उनका ये भी कहना है कि कृषि क्रांति में इस देश पे उद्योगपतियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो मैं अब अपने कैमरामैन के साथ अब देशमुख जी से विदा लेना चाहता हूँ, इसी के तहत कि जय किसान अभियान के अंतर्गत जो आपसे बातचीत हुई है, जो आपने जो अपने ख्यालात का इजहार किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने कैमरामैन के साथ अब इस वक्त विदा लेना चाहता हूँ इस उद्घोष के साथ, जय किसान, जय भारत, जय संविधान, जय खेती और किसान क्रांति।